तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आसमा बेगम ने ज़ैनी को लॉन में मौजूद बेंच पर सोचों में गुम पाया तो अचानक आकर इसे नरम लहजे में आवाज़ देकर मुखातब करते हुए माजी से निकालकर हॉल में ले आईं, जिस पर ज़ैनी जी आंटी कहकर मेकांकी अंदाज में चलते हुए इनके साथ हॉल के पोर्च एरिया में आ गई, जहाँ बाकी सब खड़े ज़ैनी के आने का वेट कर रहे थे, मां सिवाय अज़लान के। अंकल आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इंस्पेक्टर मारिया ने अपने बाबा के दोस्त अख्तर साहब को अपने घर के लॉन में बाबा के साथ इतने दिनों बाद बैठे देखा तो आकर फुल गर्म जोशी से मिलने लगी थी। मारिया बेटे कैसे हो आप, क्या हो रहा है आजकल। अख्तर साहब ने फ़ौरन चेयर से उठकर मारिया के सर पर प्यार दिया और फिर आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए नरम लहजे में इसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। मारिया ने मुस्कुराते हुए लॉन की एक कुर्सी पर आरामदाह अंदाज में बैठते हुए कहा था। अरे वाह माशाल्लाह। अख्तर साहब मारिया के इस अंदाज पर फिर से मुस्कुराने पर मजबूर हो गए थे। इन्हें अपने बिजनेस पार्टनर कम दोस्त ज़्यादा अमजद साहब की ये बेटी बिल्कुल अपनी बेटी शमसा की तरह ही लगती थी। अख्तर साहब हमेशा से मारिया को ज़ावियार की बीवी की हैसियत से अपने बहू के रूप में देखने की मन ही मन में शदीद ख्वाहिश रखते थे, मगर आजकल ज़ावियार की मुश्तबा हरकतों ने इन्हें इनकी हर सोच बदलने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए वो अमजद साहब से बात किए बिना ही अपना फ़ैसला तर्क कर गए। अख्तर साहब बेटियां तो सबकी साझी होती हैं कि पुराने मगर बहुत ही कारआमद मकूले पर अमल पैरा होते हैं। इस सादा मगर ज़हीनो फ़तीन लड़की की ज़िंदगी अपने लापरवाह और बिगड़े हुए बेटे की वजह से हरगिज़ ख़राब नहीं करना चाहते थे। खुश तो होना ही है अख्तर, इसने अपनी मर्ज़ी की जॉब जो हासिल कर ली है। मैंने तो कई बार इसे इस फील्ड में आने से मना किया, मगर इसने तो जैसे को ठान ही ली थी कि पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करनी है। अख्तर साहब अब खुश दिली से मुस्कुराते हुए अमजद साहब के साथ साथ मारिया के चेहरे के तासरात भी दिलचस्प निगाहों के साथ देख रहे थे। अब वो जॉब इसे मिल गई है तो इसे अपनी ज़िंदगी का हर मकसद पूरा होता नज़र आ रहा है। अमजद साहब ने चाय का सिप लेते हुए अपनी बेटी की खुशी का राज बताया था, क्योंकि वो आजकल इस जॉब को पाकर बहुत ज़्यादा खिल सी गई थी। पहले तो अमजद साहब और इनकी बेगम शाजिया इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो इस फील्ड में ज़िंदगी को दरपेश आने वाले लम्हा बलम्हा खतरात से बखूबी आगाह थे और मारिया इनकी इकलौती औलाद होने की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। मगर फिर बिलाखिर उन्होंने इसके हुब्बुल वतनी से भरपूर मुखलिसाना मुदब्बराना सोच और इसकी दिली खुशी के आगे मजबूर होकर घुटने टेक दिए थे। लेकिन अब गुज़रते वक्त के साथ साथ मारिया के चेहरे की बढ़ती रौनक ने इनके ख्यालात अब यकसर तब्दील कर दिए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, अख्तर साहब ने इसे सराहती निगाहों से देखते हुए कहा था। अमजद, हर अक्लमंद इंसान की ज़िंदगी का एक ना एक मकसद ज़रूर होता है, जिसको पाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है। एक इंसान अपने मकसद को हासिल करने में तभी कामयाब होता है जब इसको पा लेने का जुनून इसके सर पर चढ़कर बोल रहा हो। और आज मारिया बेटी ने अपनी भरपूर लगन और मेहनत की वजह से बिलाखिर अपने मकसद को पा लिया। हमें तो इनकी काबिलियत पर फ़ख्र होना चाहिए। वेरी वेल डन बेटे, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। अख्तर साहब के तायदी अंदाज पर मारिया किसी गुलाब के फूल की तरह खिल उठी थी। थैंक यू सो मच अंकल। मारिया ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए अख्तर साहब का शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दिए। ओके अंकल, आप लोग बातें करें, मैं अंदर जा रही हूँ। एक्चुअली सुबह तक एक नए केस की रिपोर्ट तैयार करनी है। मारिया ने उठते हुए कहकर अपने बाबा से प्यार लिया और फिर वहाँ से चली गई। माशाल्लाह मारिया बहुत मेहनती बच्ची है अमजद, इंशाल्लाह वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी इंशाल्लाह। अख्तर साहब की बात पर अमजद साहब ने बावाज़ कहने के साथ साथ ज़ेरे लब आमीन भी कहा और फिर वो दोनों अपने बिजनेस की नई डील के बारे में बातें करने में मसरूफ़ हो गए। ज़मान, इन लड़कों का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा जिनको अरेस्ट करवाया था। अज़लान अपने ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा ज़मान से इन जीप में मौजूद सारे लड़कों के बारे में अजहद गंभीर लहजे में पूछ रहा था। अज़लान के इस कदर संजीदा अंदाज पर ज़मान को एकदम खटका हुआ था। अज़लान सर, इंस्पेक्टर सफ़ीर ने इन लोगों से काफ़ी देर तक इंक्वायरी की, मगर वो सब जवाबन यही कहते रहे कि उन्होंने बस इस लड़की को ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी, मगर वो डर कर कहीं जंगल में भाग गई थी और फिर वो लोग वहाँ से चल दिए। इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं जानते। अज़लान चुप साधे अपने आप इसमें पेवस्त लबों के साथ ज़मान की सारी बातें पूरी तवज्जो से सुन रहा था। बस इसीलिए इंस्पेक्टर सफ़ीर ने इन लड़कों को ज़मानत पर रिहा कर दिया। ज़मान ने सारी रिपोर्ट अज़लान के गोश गुजार कर दी, जिस पर इसकी आंखों के पपोटे एक पल के लिए मज़ीद फैल गए और फिर वो बेसाख्ता मुस्तरब अंदाज में फ़ौरन अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठ बैठा। रिहा कर दिया उन्हें, और तुम मुझे अब बता रहे हो? अज़लान ने इसे सख्त लहजे में कहने के साथ साथ अपनी पेशानी भी धीरे से मस ली। मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है जो अज़लान सर इस कदर परेशान नज़र आ रहे हैं। अज़लान की हालत पर ज़मान को मामले की संगीनी का शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली आप शादी के फंक्शन में बिज़ी थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ज़मान ने अजहद शर्मिंदा होते हुए अपने झुके सर के साथ अज़लान से माजरत की थी। कुछ देर बाद अज़लान ने गहरा सांस फ़िज़ा में खारिज करते हुए खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हुए अपने असाब पर काबू पाने की पूरी कोशिश की थी।
पहले वो बड़ी से बड़ी बात पर भी अपना ज़ब्त कभी नहीं खोने देता था, मगर ज़ैनी की कल की तल्ख़ बातों और शकूक अमेज़ निगाहों ने इसकी सारी हसियात का तवाज़ुन चंद ही मिनटों में बिगाड़ कर रख दिया था। ज़मान, मुझे इन सब लड़कों का मुकम्मल बायोडाटा चाहिए, वो भी जल्द अज़ जल्द। अज़लान ने कुछ देर ऑफिस में चक्कर लगाकर मामले की संगीनी के बारे में सोचा और फिर संजीदा लहजे में नया हुक्म सादर कर दिया, क्योंकि वो ज़ैनी के लबों से जारी होता किसी ज़ावियार नामी लड़के का नाम इस दिन जंगल में बखूबी सुन चुका था। इसलिए वो ज़ैनी से कोई बात किए बिना इस मामले की तह तक पहुँचना चाहता था। ओके सर। ज़मान इस बात में सर हिलाता फ़ौरन अज़लान के इस हुक्म की तामील के लिए ऑफिस से बाहर निकल गया था। ज़मान के जाने के बाद अज़लान ने थके मांदे अंदाज में दोबारा चेयर पर बैठते हुए अपना सर सीट की पुश्त पर टिकाकर अपनी आंखें मूंद लीं। कल से वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। इसने ज़ैनी से बहस के थोड़ी देर बाद वहाँ से फ़ौरन निकलने का प्लान बनाया और फिर आसमा बेगम को किसी ज़रूरी काम का कहकर ज़ैनी को अपने साथ लिए बिना ही वापस घर आ गया। आते साथ ही वो स्टडी रूम में अपना ज़रूरी काम करने चला गया, जो अनजाने में ही सही लेकिन आज ज़ैनी की खुशी के लिए इसके साथ फंक्शन में जाने की वजह से ताख़ीर का शिकार हो गया था। अज़लान सारी रात स्टडी रूम में बैठा काम करता रहा और फिर सुबह होने पर ही वो सीधा कमरे में आया था, जहाँ ज़ैनी बेड की पुश्त पर सर टिकाए बैठी बैठी बेआराम अंदाज में सो रही थी। इसके गालों पर अभी भी कुछ आंसुओं के मीठे मीठे से निशानात बाकी थे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी सोने से थोड़ी देर पहले तक वो सिर्फ रोने का काम ही सरअंजाम दे रही थी। अज़लान की निगाह एक पल के लिए इसके सुर्खी माइल रुखसारों पर ठहर सी गई थी, मगर फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद वो इसे अक्सर नज़रअंदाज करते हुए बिना किसी चाप के तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया और फिर बिना नाश्ता किए ही घर से निकला और सीधा शूटिंग सेट पर आ गया। वो सोफ़िया ने मुझे कहा था आप मुझे छोड़कर उससे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। ज़ैनी की आवाज़ें फिर से बाज़गश्त बनकर इसे अपनी समातों में किसी हथौड़े की मांदकारी ज़रबें लगाती महसूस हो रही थी। इस मंज़र को अपनी आंखों के सामने अक्स बनकर लहराते देखकर इसने एक झटके से सीट से अपनी टेक छोड़ दी। इस वक्त इसके हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से आपस में भींची हुई लग रही थीं। इसकी अंगारे बरसाती शोलाबार निगाहें इसके ज़ब्त की वाज़िया निशानदेही कर रही थीं। उफ़ यार, आज कितने दिनों बाद इतनी पुरसकून नींद आई है मुझे। सोफ़िया ने अचानक आंख खुलने पर बेड पर लेटे लेटे एक अदा से अंगड़ाई ली और फिर खुद ही कल रात का मंजर सोचकर धीमे से मुस्कुराते हुए बेहतियार इस लम्हे में खोकर रह गई जब अज़लान गैर मुतवक्का तौर पर अबीरा की मेहंदी की रात इसके कमरे में आया और वो न जाने कितने ही पल इसको साकत निगाहों से देखती रह गई थी। सोफ़िया, क्या हम थोड़ी देर बाहर लॉन में जाकर बात कर सकते हैं? अज़लान ने सोफ़िया के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और फिर इसके खोलने पर इससे संजीदा और गंभीर लहजे में गया था, क्योंकि सोफ़िया तो अज़लान को अपने कमरे के बाहर खड़ा पाकर अपनी हैरानगी और खुशी से मिले जुले तासरात समेत बिना कुछ कहे वहीं दरवाजे के बीचों बीच शर्तरी खड़ी रह गई। अज़लान, तुम्हें पता तो है अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पाँव में कोई नुकीली चीज़ चुभ गई, इसलिए तो मैं सही से चल भी नहीं पा रही हूँ। यही बात कर लेते हैं ना प्लीज़। सोफ़िया ने अचानक कुछ याद आने पर अपनी चाल को वापस लड़खड़ा लिया और फिर मुर्तज़ियाना अंदाज में गोया होने के साथ साथ कमरे के अंदर आ गई। सोफ़िया की इस हरकत पर अज़लान गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ नीचे खुद पर मुसलसल ज़ब्त करने की भरपूर कोशिश करते हुए अपने कदम बढ़ाता कमरे के वस्त में आकर खड़ा हो गया था। वो जानते बूझते कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खुला छोड़ना नहीं भूला था। इसकी सुलगती निगाहें इसके अंदर पनपते किसी बड़े तूफ़ान का पेशखाना साबित हो रही थी। सोफ़िया, तुमने अपने और मेरे रिलेशनशिप के बारे में ज़ैनब को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी? अज़लान कमरे के अंदर कदम रखते ही सख्त लहजे में गोया हुआ था। कैसी इन्फॉर्मेशन? सोफ़िया जैसी पुरएतमाद लड़की भी अज़लान के तर्ज़े तख़ातुब पर एक पल के लिए घबरा कर उठी। यही कि मैं ज़ैनब को छोड़कर बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाला हूँ, जबकि तुम अच्छे से जानती हो मेरा तुम्हारे बारे में दूर दूर तक ना माज़ी में ऐसा कभी कोई ख्याल रहा और ना ही आगे मुस्तकबिल में कभी होगा। अज़लान ने साफ गोई की हर हद पार करते हुए सीधा मुद्दे की बात करके सोफ़िया की आंखें चंद पलों के लिए हैरानगी से खुलवा दी। सोफ़िया को ज़ैनब से इस कदर जल्द रिएक्ट करने की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। इसका गुलाब रंग चेहरा अपनी हद दर्जा तज़लील व अहानत के एहसास के तहत मज़ीद सुर्खी माइल लगने लगा था, क्योंकि अज़लान ने बिना किसी लगी लिपटी के इसके मुंह पर रिजेक्शन का ज़ोर आवर तमाचा दे मारा, जो सीधा इसके दिल के मुकाम पर जा लगा था। अज़लान, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? तुमने मेरे साथ कोई कमिटमेंट थोड़ी की हुई जो मैं ज़ैनब से इस किस्म के अल्फाज बोलूँगी। सोफ़िया को संभलने के लिए कुछ ही पल लगे थे और फिर वो आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए अपनी कही हुई बात से साफ मुकर गई। ज़ैनब झूठ बोल रही है अज़लान। मैंने इससे अज़लान को सोफ़िया के कहने के बावजूद इस पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि इतने दिनों में इसे ज़ैनब पर इतना यकीन तो हो ही चुका था कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकती। और वैसे भी कुछ देर पहले ज़ैनब की आंखों में एक कुर्ब अज़ियतनाक दर्द की सूरत में लहराता वाज़िया नज़र आ रहा था, जिस पर वो अपनी आंख बंद करके भी यकीन कर सकता था।
माइंड योर लैंग्वेज सोफिया। आइंदा मैं अपनी वाइफ के बारे में इस किस्म के हतकमेज़ अल्फाज हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सोफिया अजलान को ज़ैनब से बदज़न करना चाहती थी, मगर अजलान की तेज़ मगर बारोब संजीदा आवाज़ ने इसकी बात को पूरा होने से पहले ही बीच में काट दिया। इसके चेहरे पर वाज़िया नागवारी के तासरात फैल गए थे। अजलान का यूं ज़ैनब की हमायत में बोलना सुनकर सोफिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसे नंगे पांव सहरा की तपती रेत पर चलने पर मजबूर कर दिया। और कुछ देर के लिए सोफिया के लब आपस में पेवस्त होकर रह गए थे। इसकी शोला बरसाती निगाहें अब अंगारों का रूप धार रही थी, जिन पर वो काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो आइंदा कभी कहने का सोचना भी नहीं। अजलान ने इसे संजीदगी से भरपूर लहजे में वार्न करते हुए वाज़िह अल्फाज में बावर करा दिया था। और हाँ सोफिया, आइंदा मेरे पर्सनल मैटर से थोड़ा दूर ही रहना। कोई तीसरा मेरी और ज़ैनब की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अजलान आगे बढ़ते बढ़ते कमरे के दरवाजे के पास जाकर एक पल के लिए रुका और फिर अपना रुख वापस मोड़कर सोफिया से अपनी बात कहता कमरे का दरवाज़ा पटाख के अंदाज से बंद करके वापस चला गया था। हाँ हाँ हाँ। अजलान के जाने के कुछ देर बाद हंसते हुए सोफिया का अंदाज कुछ जुनूनी सा लग रहा था। जो काम वो बेवकूफ़ हाशर ना कर सका वो काम मेरे एक झूठ ने बासानी कर दिखाया। हाँ हाँ। सोफिया अजलान के जाने के बाद वापस आकर बेड पर गिरने के अंदाज से लेट गई थी, क्योंकि अजलान के वलीमे की तकरीब के दौरान सोफिया ने ही हाशर को इंडस्ट्री में लॉन्च करने का वादा लेकर इससे ज़ैनब को हरास करने का कहा था, ताकि वो इसकी कुछ तस्वीरें लेकर अपना काम पूरा कर सके। मगर इस दिन वो प्लान पूरा ना हो सका था। उल्टा फेमस होने के चक्कर में हाशर बेचारा आज कोमे की हालत में हॉस्पिटल में नींद मुर्दा हालत में बिस्तर में पर पड़ा हुआ था। इसके कोमे में जाने की खबर सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी तो सोफिया को ही हुई थी, क्योंकि इसके ज़ख्मी होने की खबर टीवी पर चलते सुनकर इसके दिल में भी एक अजीब डर सा बैठ गया था कि कहीं होश में आने के बाद हाशर खुद को बचाने की खातिर मीडिया के सामने आकर सारा सच ही ना उगल दे कि इसने तो यह सब सिर्फ और सिर्फ सोफिया के कहने पर किया था। अजलान माय लव, आज मेरा एक झूठ तुम्हें मेरे कमरे तक ले आया और अब तुम देखना मेरी अगली चाल तुम्हें मेरी ज़िंदगी में पक्का पक्का शामिल कर देगी और वो तुम्हारी स्टूपिड वाइफ ज़ैनब इब्राहिम कुछ भी नहीं कर पाएगी। हाँ कुछ भी नहीं। इस वक्त सोफिया के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। इसने भरी महफिल में तो क्या तन्हाई में भी आज तक ज़ैनब को अजलान के नाम के साथ कभी नहीं जोड़ा था। इसे हमेशा से लगता था अजलान सिकंदर शाह सिर्फ और सिर्फ इसकी मलकियत था। सोशल मीडिया पर भी इनके फिल्मी कपल की एक अलग ही धूम मची थी। लाखों करोड़ों लोग इन दोनों को एक साथ एक बड़े पर्दे पर देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए तकरीबन हर डायरेक्टर की यही कोशिश होती कि वो किसी न किसी तरह अजलान के मुकाबले सिर्फ सोफिया को ही लीड रोल पर रखें, चाहे इसके लिए इन्हें पैसों की नदियाँ क्यों ना बहानी पड़ती। वो इससे बिल्कुल भी कन्नी नहीं कतराते थे, क्योंकि इनको अपनी हर फिल्म के बदले में अपना लगाया गया तमाम पैसा डबल ट्रिपल की सूरत में वापस मिल जाता था। इन्हीं बातों ने सोफिया को अजीब खुशफहमियों में मुब्तला कर दिया था। बस इसी वजह से वो अजलान को आज तक अपने मुस्तकबिल के लाइफ पार्टनर के तौर पर देखती आई थी। एक दिन तुम खुद इस ज़ैनब से तंग आते हुए इसे छोड़कर मुझसे शादी करने पर अपनी आमादगी ज़ाहिर करोगे, और मैं तुम्हें अभी से बता दूं अजलान, वो दिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत जल्द आने वाला है। इस बात को सोचते हुए सोफिया के लबों पर दिलकशी से भरपूर मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली और फिर वो अपने मोबाइल में मौजूद अजलान की तस्वीर को मबहूत निगाहों से देखने में महव होकर रह गई थी। बाबा, वो मैं एक फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में कल कराची जा रहा हूँ, इसलिए अजलान ने सिकंदर शाह को टीवी लाउंज में अखबार पढ़ते देखकर अंदर आते साथ संजीदगी से भरपूर लहजे में आगाह किया। इसकी इस बात पर लाउंज में बैठे सिकंदर शाह और आसमा बेगम चौंकते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। जैनी, जो इस वक्त तकरीबन आसमा बेगम के शाने के साथ लगी चुपचाप बैठी हुई थी, अचानक अपना सर उठाकर अजलान को बगौर देखने लगी, जिसने एक बार भी नज़र उठाकर इसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया था। पिछले 2 दिनों से इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत भी सिरे से ही बंद थी। मेहंदी से अगले दिन के फंक्शन में जैनी और अजलान दोनों ने ही शिरकत नहीं की थी, क्योंकि जैनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इसने वहां जाने से माजरत कर ली, जबकि अजलान ने किसी ज़रूरी काम का कहकर टाल दिया था। वो इसको मुसलसल नज़रअंदाजी की मार रहा था। जहाँ कहीं भी जैनी की मौजूदगी का शायबा गुजरता वो अपने बढ़ाए हुए कदम भी वापस खींच लेता था। ये नज़रअंदाजी ज़ैनब को किसी दीमक की तरह चाट कर अंदर से खोखला कर रही थी। अभी भी इसे अपनी किसी मजबूरी की वजह से जैनी की मौजूदगी में यहाँ टीवी लाउंज में आना पड़ा था, क्योंकि आज रात को सिकंदर शाह ने अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आलियान के साथ 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना था। इस घर के हर फर्द में ये एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो सब लोग कहीं भी आने जाने से पहले या फिर अपनी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सिकंदर शाह को ज़रूर इन्फॉर्म किया करते थे। और ये रूल आसमा बेगम ने ही बनाया था, जिसे सिकंदर पैलेस के सभी अफराद बचपन से लेकर आज तक फॉलो करते आ रहे थे।
बच्चों, ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अपने बड़ों को लाज़मी आगाह करके इनसे मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस ज़िंदगी को आपसे ज़्यादा जिया, इस लिहाज से इनका तजुर्बा भी आपसे कहीं ज़्यादा होता है। किसी बड़े के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होने से आपके कामयाब होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा करने से आपको किसी किस्म की नाकामी का सामना करना भी पड़े तो फिर भी आपको इससे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखने को मिलेगा, जो आपको आने वाली ज़िंदगी में आपकी किसी न किसी सूरत में मुआवनत ज़रूर फ़राहम करेगा, चाहे फिर वो एक नाकाम तजर्बे की सूरत में ही क्यों ना हो। आसमा बेगम बचपन से ही अपने सारे बच्चों को वक्तन फ़ौक्तन यही सबक सिखाती रहती थी। सब वालिदैन अपने अपने बच्चों के लिए जितना कुछ कर सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को हर प्रॉब्लम से दूर रखने के साथ साथ माँ बाप का अवलीन फ़रीज़ा ये भी होना चाहिए कि वो उनकी तरबियत करते हुए इन्हें ज़िंदगी के मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं से आश्कार करवाएं, ताकि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई मस्बत पहलू देखें तो इस पर इतराने, फ़ख्र करने और अपने से कमतर लोगों को हकीर जानने के बजाय शुक्र और आज़ी का दामन कभी ना छोड़ें। अगर खुदा न खास्ता इन्हें कभी ज़िंदगी में कोई मनफी पहलू देखने को मिल जाए तो वो इस पर बिलक बिलक कर रोने, पीटने, गिरियावज़ारी में पड़कर सिसक सिसक कर अपनी जान देने की बजाय सब्र व तहम्मुल का सहारा लेते हुए किसी सीसा पिलाई दीवार की तरह डट कर इन हालात का सामना करें, ताकि वो अपनी ज़हनी काबिलियत और सलाहियत से इन मुश्किल हालात से नबरद आज़मा होकर इनसे खुद को बाहर निकाल सकें। ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारने का यही एक वाहिद असूल है जिस पर अमल पैरा होकर हर एक इंसान हर किस्म के हालात का बड़े दिल के साथ सामना कर सकता है। कराची। लेकिन इतनी अचानक ये सब? सिकंदर शाह ने अखबार सोफ़ों के वस्त में मौजूद टेबल पर रखकर सवालिया लहजे में इस्तफसार किया। जी बाबा, वो बस अचानक ही शूटिंग सेट की लोकेशन चेंज करना पड़ी, इसलिए मुझे भी टाइम टू टाइम ही पता चला है। अज़लान ने सोफ़े पर बैठने के बाद तकरीबन अपनी नज़रें झुकाए संजीदगी से पूर्ण लहजे में सिकंदर शाह को जवाब दिया था। ज़ैनी बेटे, सिकंदर शाह के कुछ भी कहने से पहले आसमा बेगम ने अपने साथ बैठी ज़ैनी को फ़ौरन मुखातब किया था। जी आंटी। अज़लान से निगाहें चुराए ज़ैनी ने थोड़ा नर्वस अंदाज में जवाब दिया। बेटे, आप भी जल्दी से जाकर अपनी पैकिंग कर लो, इस सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। आसमा बेगम को लगा ज़ैनी भी साथ ही जाएगी, इसलिए उन्होंने ज़ैनी को भी पैकिंग करने का कहा, जिस पर ज़ैनी की निगाहें बेसाख्ता अज़लान की तरफ उठ गईं। मामा, कराची सिर्फ मैं जा रहा हूँ ये नहीं। अज़लान ने ज़ैनब को साथ ना ले जाने का फ़ैसला बताकर सिकंदर शाह को एक पल के लिए खुद को देखने पर मजबूर कर दिया था। क्यों ज़ैनब, क्यों नहीं जा रही तुम्हारे साथ? सिकंदर शाह ने अब सवालिया निगाहों से ज़ैनब और अज़लान दोनों के तासरात को एक साथ बगौर देखा, जिस पर ज़ैनब अपने तासरात छुपाने के लिए फ़ौरन अपना सर और आंखें नीचे झुका गई थी। सिकंदर शाह को इनकी हद दर्जा खामोशी देखकर चंद ही पल लगे थे इस सारी सूरत हाल को समझने में, इसलिए इस वक्त इनके तासरात यकलक तब्दील होकर थोड़े तने हुए दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें फ़ौरन अंदाज़ा हो गया था कि अज़लान किसी न किसी वजह से जानबूझकर ज़ैनब को अपने साथ कराची लेकर नहीं जा रहा है। एक्चुअली बाबा, वो मेरी नई फ़िल्म की शूटिंग वहाँ काफ़ी देर तक चलनी, तब तक ये अकेली वहाँ क्या करेंगी, बस इसलिए मैंने फ़ैसला किया ये इधर आपके पास ही रहेंगी। अज़लान ने अपनी पेशानी धीरे से मसलते हुए थोड़े नरम लहजे में सिकंदर शाह को वजाहत दी, क्योंकि वो इनके चेहरे का उतार चढ़ाव वाज़िया देख चुका था। फ़िल्म की शूटिंग 24 घंटे तो नहीं चलनी ना? सिकंदर शाह की संजीदगी से भरपूर आवाज़ लाउंज की साकत फ़िज़ा में गूंज कर रह गई, जिस पर ज़ैनी एक पल के लिए डर के मारे सहमकर खुद में सिमट सी गई। जब कभी सिकंदर शाह किसी मसले को खुद ही अपने तरीके से हैंडल कर रहे होते, तब आसमा बेगम इनकी किसी बात में बेजा मुदाखलत करके अपने बच्चों के सामने इनके किसी भी फ़ैसले से इख्तलाफ शो नहीं करती थी, ताकि इनके बच्चों के ज़हन में कभी भी इनकी इज़्ज़त व एहतराम में रत्ती बराबर भी कमी ना आए। औलाद की अच्छी तरबियत ही इनके अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत हो सकती है। अगर एक बाप जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता है, वो किसी गलत काम करने पर अपने बच्चे को राय रास्त पर लाने के लिए इसको थोड़ा डांट डपट रहा हो या फिर इसके साथ थोड़ी सख्ती बरत रहा हो, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इससे इतना प्यार नहीं करता जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। एक बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करता है इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, हत्ता कि एक माँ भी नहीं। लेकिन बाज़ कम अकल और जाहिलाना सोच रखने वाली औरतें ऐसी सूरत हाल में अपने शौहर का साथ देने या फिर खामोश रहने की बजाय अपने बच्चे के सामने इस तरह तन कर खड़ी होकर इनका दिफा करते हुए बाकायदा अपने शौहर से बदतमीज़ी पर उतर आती हैं। इन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इनके इस रवैये से बच्चे ऑटोमेटिकली अपने बाप से बदगुमान होना शुरू हो जाते हैं, भले ही उनका बाप ये सब सिर्फ़ और सिर्फ उनकी भलाई की खातिर ही कर रहा हो। ये सब करके वो अपने बच्चे को ये शो करवा रही होती है कि वो इन्हें इनके बाप से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए इसे इनकी फ़िक्र ज़्यादा इनके बाप को नहीं। वो अनजाने में ही सही अपनी इस गलत सोच के ज़ेरे असर अपने आसपास मौजूद रिश्तों में तनाव या बिगाड़ का सबब बन जाती है। अगर बच्चे को उसकी किसी बदतमीज़ी या इसके किसी गलत काम पर इससे सही वक्त पर पूछगछ ना की जाए या फिर इन्हें सही गलत में फ़र्क की निशानदेही ना करवाई जाए, तो ऐसी सूरत हाल में तो बच्चे लाजमी बिगड़ ही जाते हैं। और फिर जब यही बच्चे बड़े होकर कोई गलत काम करते हैं या फिर अपने वालिदैन से ही
बदतमीज़ी से बात कर रहे हो तो लोग बच्चे के साथ साथ इसके वालिदैन की तरबियत पर भी कई सवालात उठाते हैं। इस वक्त वो लोग हाथ मलते रह जाते हैं और तब इनके पास सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के कुछ नहीं होता, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त फिर कभी नहीं लौटता। किसी गलत काम में अपने बच्चे की बेजा हमायत में शौहर के साथ बदतमीज़ और उखड़ अंदाज में बोलने वाली औरतें दो किस्म के संगीन गुनाहों का मरतकब हो रही होती है। एक तो वो अपने शौहर, जिसे मजाजी खुदा कहते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी कर रही होती है, और दूसरा बच्चों की नज़र में इनके बाप की इज़्ज़त और मर्तबा कम करने में मुआवनत फ़राहम कर रही होती है। और अल्लाह ताला की नज़र में ये दोनों काम ही हद से ज़्यादा नापसंदीदा तस्वुर किए जाते हैं। एक शौहर और बीवी दोनों को इस बात का लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की तरबियत करने की खातिर अगर इन दोनों में से कोई एक भी थोड़ी सख्ती बरत रहा हो तो दूसरा इसमें बेजा मुदाखलत ना करे, ताकि उस बच्चे को एहसास हो सके कि उसने कोई गलत काम किया जो फिर दोबारा कभी नहीं करना। इससे इस बच्चे में सुधरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं और वो बहुत जल्द इस गलत आदत से अपनी जान छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है। इससे इनमें से किसी एक की अपनी इज़्ज़त में भी कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर इनमें से कोई एक इसे किसी बात पर डांट रहा है, यानी इसी वक्त दूसरा इससे लाड और प्यार जता रहा हो, तो फिर इस सूरत हाल में इन बच्चों को बिगड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने वालिदैन पर बच्चों की तरबियत की बहुत भारी जिम्मेदारी आयद की है, जिस पर को अच्छे तरीके से पूरा करके वो अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत को भी संवार सकते हैं। जो वालिदैन इस जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाते हैं, इन्हीं वालिदैन के नसीब में दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी भलाई लिखी जाती है, जिससे इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। अजलान जैनी तुम्हारे साथ ही कराची जाएंगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और इस बारे में मज़ीद कोई डिस्कशन नहीं होगी। जैनी बेटे आप जाकर अपनी पैकिंग करें, और अजलान तुम अपनी टिकट के साथ साथ जैनी की टिकट भी बुक करवाओगे, इज़ दैट क्लियर? सिकंदर साहब संजीदा लहजे में हुक्म सादर करते अजलान के जी बाबा कहकर इस बात में सर हिलाने पर फ़ौरन वहाँ से चले गए थे। जाइए जैनी बेटे आप भी जाकर अपनी पैकिंग कर लें। जैनी को हनूस वहीं शौक़ के आलम में बैठे देखकर आसमा बेगम ने इसे वहाँ से जाने का कहा। अजलान इसको बेजान कदमों से वहाँ से जाते देखकर इसे एक सर्द निगाह से घूरने के बाद इसकी साइड से गुजरकर तेज़ कदमों से आगे बढ़ता हुआ टील लाउंज से बाहर चला गया था, जबकि जैनी इसकी सर्द निगाह को देखती अपनी पूर्णम आँखों समेत शिकस्ता कदमों से जीने चढ़कर अपने कमरे में चली गई थी। हेलो कैसी हो प्रीशे? वलीद ने आज काफ़ी दिनों बाद दिल के हाथों मजबूर होकर प्रीशे को फ़ोन करके इसकी खैरियत दरियाफ्त की थी। तभी प्रीशे का भीगा और पूर्णम लहजा वली को अपनी स्मातों में साफ सुनाई दिया था। प्रीशे आप रो रही थी ना, क्या हुआ आपको? सब खैरियत तो है ना? वलीद ने फ़ौरन इसके लहजे की नमी को महसूस करते हुए ज़द फ़िक्रमंद लहजे में इससे ताबड़तोड़ कई सवालात एक साथ करते हुए इसके रोने की वजह जाननी चाहिए। नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? प्रीशे ने अभी भी अपने गालों पर मौजूद आंसू साफ करते हुए वली से हकीकत छुपाने की भरपूर सही की थी। प्रीशे आपकी आवाज़ से साफ लग रहा है जैसे आप अभी अभी बेआवाज़ रोने में भी मशगूल हैं। वलीद इससे कोसों दूर बैठा भी इसकी आवाज़ वाज़िया पहचान सकता था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको ऐसे ही गलतफहमी हो रही है। प्रीशे की अपना हर दर्द छुपाने वाली इस बुरी आदत पर वलीद गहरा सांस भरते हुए नफ़ी में सर झटक गया था। दोनों के दरमियान कुछ लम्हे खामोशी से सिरक कर बीत गए। अच्छा प्रीशे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वली प्रीशे से अंश की बताई हुई बात पूछने लगा। पहले तो वो सीधा सीधा जैनी से ही पूछना चाह रहा था, मगर फिर कुछ सोचकर इसने जैनी से पहले प्रीशे से पूछना मुनासिब समझा था। जी पूछे, मैं सुन रही हूँ। प्रीशे ने अब बेड की पूछ से टेक छोड़कर अपने लहजे को बमुश्किल कँपकँपाने से रोका था, क्योंकि वलीद का इस कदर संजीदा अंदाज देखकर वो अंदर ही अंदर किसी अनजाने खौफ का शिकार हो गई थी। एक्चुअली प्रीशे वो मेरा मतलब वलीद पहली बार प्रीशे से बात करते हुए हिचकिचाहट का शिकार हो रहा था। क्या यूनिवर्सिटी में जैनी की किसी से कोई लड़ाई वगैरह हुई थी जिसने अपना बदला लेने के लिए जैनी की ये वीडियो लीक कर दी? वलीद ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह डाली। आखिर को वही हुआ था जिसका डर था। प्रीशे तो कल से जैनी से बात करने के बाद से ही बात बे बात रोए जा रही थी, क्योंकि जैनी ने इसे जावियार की हकीकत के बारे में साफ बता दिया था, और आज वलीद के लबों से भी यही बात सुनकर वो खुद के सांप पर काबू न रखते हुए बुरी तरह रो दी। प्रीशे को यूं शिद्दत से रोते देखकर वलीद तो भौंचका ही गया। आई एम सो सॉरी वलीद, ये सब मेरी वजह से ही हुआ। प्रीशे रोने के साथ साथ इकलाते लहजे में बात कर रही थी। काश मैं कभी भी जैनी की दोस्त ना रही होती, कम से कम आज उसे मेरी वजह से ये सब फेस तो ना करना पड़ता। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। आज मेरी बदकिस्मती की वजह से। प्रीशे के मुंह से इस किस्म के अल्फाज सुनकर वलीद शदीद हैरत के मारे दंग रह गया था, और फिर वो एक झटके से अपने ऑफिस की रिवॉल्विंग चेयर से उठ बैठा। प्रीशे ये आप क्या कह रही हैं? आपकी वजह से क्यों? वलीद ने ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से अपने लबों से अदा किए थे, जिस पर प्रीशे ने अपने आंसुओं समेत रोते हुए सारी हकीकत वली के गोश गुजार कर दी, जिसे वलीद चुप सादे अपनी सख्ती से पैवत लबों के साथ सुन रहा था।
एक्चुअली वलीद एक लड़का कई महीनों से मुझे यूनिवर्सिटी में तंग कर रहा था। एक दिन उसने मुझे पूरे हॉल के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज़ कर दिया तो मैंने इसे साफ अल्फाज में मना कर दिया था। ये बात सुनकर वलीद के तासरात अज़हद संजीदगी का रुख इख्तियार कर गए थे। इसलिए इस लड़के ने अपने दोस्त को कहकर मेरी तस्वीर, जिसमें मैं एक लड़के को पढ़ाते हुए कुछ समझा रही थी, उसके पोस्टर बनवा कर कॉलेज की सारी दीवारों पर लगा दी और साथ ही साथ इन तस्वीरों के नीचे डिफरेंट फ़नी कमेंट्स लिखकर पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक बना दिया था। प्रीशा आंसुओं समेत रोते हुए वलीद को सारी हकीकत बता रही थी, जिस पर वलीद ने अपनी मुट्ठी सख्ती से भींचकर अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। फिर जैनी ने मुझे यूं क्लासरूम में बैठकर रोते हुए देखा तो वो इस लड़के को थप्पड़ मारा ही जिसने ये हरकत की थी। सारी यूनिवर्सिटी के सामने इस लड़के का मजाक बन गया था। उस दिन से ही उसने बदला लेने की ठान ली होगी और फिर उस दिन जब हम लोग बातें कर रही थी उसने या फिर शायद उसके किसी दोस्त ने वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसमें सारे अल्फाज को गड़बड़ करके जैनी का यूं सबके सामने तमाशा बना दिया। मैं इस सब के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। आज सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से मेरी दोस्ती इस कदर मुश्किल में है। ये सब सोचकर ही मेरी जान निकल रही है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें वलीद, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। मैं किसी तौर आपके लायक नहीं हूँ। आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं। वलीद, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। प्रीशा ने रोते हुए अपनी बात कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वलीद, जो अभी से इस कुछ कहने के लिए अपने लब वाह करने ही लगा था कि स्पीकर से फ़ोन डिस्कनेक्ट होने की आवाज़ ने इसकी शोला भर निगाहों में मज़ीद सुर्खी भर दी। वलीद ने कई बार नंबर रीडायल किया मगर वो हनूज़ पावर ऑफ शो हो रहा था। बिलाहर तंग आकर इसने गुस्से से फ़ोन टेबल पर पटका और खुद सोफ़े पर बैठते हुए मुस्तरब अंदाज में अपना सर हाथों में थामे इस तलब हकीकत के बारे में फिर से सोचने लगा था।